नमस्कार। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादियों में से एक है, लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये करोड़ों कहानियों, संस्कृतियों और जिंदगियों का संगम है। हाँ, पर इस विशाल आबादी की बनावट असल में है कैसी? मतलब कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? बिल्कुल। और देखिए, यही समझना आज हमारा मकसद है। हम भारत के जनसंख्या संगठन मतलब इसकी जो अंदरूनी संरचना है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। हमारे पास आधार के तौर पर GE102.pdf और खास तौर पर GOG503.pdf के कुछ अंश हैं। इनमें जनगणना के आंकड़े हैं, उनका भौगोलिक विश्लेषण है। तो हम देखेंगे कि उम्र, लिंग, पढ़ाई लिखाई, काम धंधे, गांव शहर और जातीय समूहों के लिहाज से भारत की तस्वीर दिखती कैसी है। तो चलिए इस जटिल लेकिन दिलचस्प तस्वीर को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं आयु संरचना यानी एज स्ट्रक्चर से। हाँ, इसका सीधा मतलब है कि हमारी आबादी में अलग अलग उम्र के लोगों का अनुपात क्या है। बच्चे कितने, काम करने की उम्र वाले कितने हैं और बुजुर्ग कितने। हाँ। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। देखिए, ये तो एक तरह से देश के भविष्य की रूपरेखा है। रूपरेखा कैसे? जैसा GO503.pdf में बताया गया है, इससे पता चलता है कि हमारी कामकाजी आबादी मतलब वो लोग जो अर्थव्यवस्था को चलाते हैं और आश्रित आबादी यानी बच्चे और बुजुर्ग जिनका ख्याल रखना होता है, इनके बीच संतुलन कैसा है। अच्छा। और देखिए, ये जो संतुलन है ना, इसका सीधा असर पड़ता है देश के आर्थिक विकास पर। फिर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, पेंशन योजनाएं, शिक्षा, सब पर। और भारत के संदर्भ में ये इसलिए भी खास है क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनांकीय लाभांश की बात, हाँ, बिल्कुल। कि हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा है, काम करने की उम्र में है। ये तो एक जबरदस्त संभावना लगती है। हाँ, संभावना तो है, बिल्कुल है। लेकिन ये आप कह सकते हैं दो धारी तलवार भी है। अच्छा। देखिए, एक बड़ी युवा आबादी अगर कुशल है मतलब स्किल्ड है, स्वस्थ है और उसे रोजगार के मौके मिलते हैं, तब तो वो देश को तरक्की की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर हम इस युवा आबादी को सही शिक्षा, हुनर और रोजगार नहीं दे पाए, तो यही लाभांश एक बड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौती बन सकता है। स्रोत इस पर सीधे तो नहीं बोलते, लेकिन आंकड़े इस चुनौती की ओर इशारा जरूर करते हैं। ये सोचने वाली बात है। मतलब संभावनाओं के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। अच्छा, तो आयु संरचना से जुड़ा एक और बेहद संवेदनशील पहलू है लिंगानुपात, सेक्स रेशो। हाँ, और इसकी परिभाषा तो सीधी है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ये समाज में महिलाओं की स्थिति का एक बहुत महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। और भारत में ये आंकड़ा तो लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। GOG503.pdf के आंकड़े देखें तो 1901 से लेकर 2011 तक, अगर कुछ दशकों को छोड़ दें। हाँ, जैसे 1951, 81, 2001, 2011 में थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी। हाँ, इनको छोड़ दें तो रुझान तो गिरावट का ही रहा है। 2011 की जनगणना में ये 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था। हाँ, राष्ट्रीय औसत। राष्ट्रीय औसत। लेकिन राज्यों के बीच तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। और इसके पीछे कई जटिल कारण हैं। स्रोत बताते हैं कि 3 मुख्य कारक हैं। पहला, जन्म के समय लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो एट बर्थ, यानी पैदा होने वाले बच्चों में लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले कम होना। और ये दुर्भाग्य से बेटे की चाहत और लिंग चयनित गर्भपात जैसी सामाजिक बुराइयों से जुड़ा है। हाँ। दूसरा, पुरुषों और महिलाओं की मृत्यु दर में अंतर। और तीसरा, प्रवासन यानी माइग्रेशन। अगर पुरुष काम के लिए ज्यादा बाहर जाते हैं तो कुछ इलाकों में महिलाओं की संख्या ज्यादा दिख सकती है और जहां वो जाते हैं वहां कम। और ये बेटे की चाहत वाली बात, मतलब स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि महिलाओं की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, हाँ, उसका भी इस पर सीधा असर पड़ता है। जहाँ देखिए महिलाओं की पढ़ाई लिखाई कम है, आर्थिक आजादी कम है, अच्छा। वहां अक्सर ये लिंगानुपात ज्यादा बिगड़ा हुआ मिलता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, असल में ये समाज की सोच दिखाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। सामाजिक सोच और आर्थिक स्थिति का गहरा रिश्ता है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ अगला महत्वपूर्ण पहलू है साक्षरता यानी लिटरेसी। हाँ, साक्षरता जनगणना के हिसाब से 7 साल या उससे ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, उसे साक्षर माना जाता है। और साक्षरता सिर्फ अक्षर ज्ञान तो है नहीं, ये तो व्यक्तिगत विकास है, सामाजिक जागरूकता है, आर्थिक अवसर है, देश की तरक्की की कुंजी है एक तरह से। सही। और GOG503 PDF के आंकड़े इस सफर को दिखाते भी हैं। जरा सोचिए, 1901 में
सिर्फ 5.35% लोग साक्षर थे। सिर्फ 5.35%। हाँ, और 2011 तक ये आंकड़ा 74.04% तक पहुंच गया। ये तो कमाल की प्रगति है। प्रगति तो निश्चित रूप से हुई है, इसमें कोई शक नहीं, और ये सराहनीय है। लेकिन इस तस्वीर के आप कह सकते हैं 2 पहलू हैं। अच्छा। पहला, जैसा आपने कहा, एक लंबी छलांग। हाँ। लेकिन दूसरा पहलू है लैंगिक असमानता का। 2011 में जहां पुरुषों की साक्षरता दर थी 82.14%, वहीं महिलाओं की थी 65.46%। स्रोत ये भी बताते हैं कि 1901 से महिला साक्षरता करीब 11 गुना बढ़ी है, जो अपने आप में बड़ी बात है। पर पुरुषों के मुकाबले ये अंतर आज भी कायम है। और ये अंतर सिर्फ लिंग के आधार पर ही नहीं है, राज्यों के बीच भी बहुत ज्यादा है। 2011 के ही आंकड़े देखें। हाँ, बहुत ज्यादा। तो एक तरफ केरल है लगभग 94%। हाँ, मिजोरम 91% से ऊपर। और दूसरी तरफ बिहार जैसा राज्य, जहां ये करीब 64% ही है। बिल्कुल। केंद्र शासित प्रदेशों में भी लक्षद्वीप करीब 92% है और दादरा व नगर हवेली 78% के आसपास। हाँ, ये दिखाता है कि विकास का फैलाव कितना असमान रहा है। और एक और बात जो चौंकाने वाली है, जिसका जिक्र शायद स्रोत में सीधे ना हो, क्या? कि इतनी प्रगति के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी निरक्षर आबादी वो आज भी भारत में ही है। ओह, ये हमें याद दिलाता है कि अभी कितना लंबा सफर तय करना बाकी है। बिल्कुल। निरक्षरता की ये चुनौती, ये तो सीधे तौर पर लोगों के काम करने के अवसरों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ती है। हाँ, बिल्कुल। चलिए, अब इसी पर आते हैं। कार्यबल संरचना यानी वर्कफोर्स कॉम्पोजिशन, जिसे व्यावसायिक संरचना भी कहते हैं। हाँ, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। यहाँ एक बात तुरंत ध्यान खींचती है। भारत में कार्य भागीदारी दर, वर्क पार्टिसिपेशन रेट या WPR, मतलब काम करने वाली उम्र के लोगों में से असल में कितने लोग काम कर रहे हैं, वो प्रतिशत काफी कम है। 2011 में ये सिर्फ 39.8% था। बिल्कुल, ये विकसित देशों के मुकाबले काफी कम है। 1981 से 2011 के बीच इसमें थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हुई, पर यह दर कम ही बनी रही। क्यों? इसके कारण क्या है? Geo503.pdf इसके पीछे 2 बड़े कारण बताता है। एक तो जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, इससे काम करने लायक उम्र के लोग तो बढ़े, पर शायद उतने रोजगार नहीं बढ़े। अच्छा। और दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, महिलाओं की कार्य भागीदारी के खिलाफ सामाजिक पूर्वाग्रह। मतलब आज भी महिलाओं के काम करने को लेकर कई तरह की सामाजिक और पारिवारिक बाधाएं हैं। ये महिला भागीदारी वाली बात तो लिंगानुपात और साक्षरता वाले मुद्दों से भी जुड़ती दिख रही है। बिल्कुल जुड़ती है। अच्छा, और कार्यबल को समझने के लिए स्रोत मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में फर्क करते हैं। मेन वर्कर और मार्जिनल वर्कर, ये क्या है? हाँ, ये जानना जरूरी है। देखिए, मुख्य श्रमिक वो है जिसे साल में कम से कम 183 दिन काम मिलता है, यानी लगभग 6 महीने। हाँ, करीब 6 महीने या उससे ज्यादा। और सीमांत श्रमिक वो है जिसे साल में 183 दिनों से कम काम मिलता है। ओह! तो ये दिखाता है कि हमारे कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा शायद नियमित और सुरक्षित रोजगार में नहीं है। उन्हें कभी काम मिलता है, कभी नहीं। और ये श्रमिक करते क्या हैं? मतलब अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों में लगे हैं? यहाँ तो आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। बिल्कुल। जब हम क्षेत्रीय संरचना मतलब सेक्टोरल कॉम्पोजिशन देखते हैं तो तस्वीर काफी दिलचस्प हो जाती है। हाँ। 2011 के आंकड़ों के अनुसार आज भी भारत के लगभग 54.6% श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर में लगे हैं। 54.6%। हाँ, खेतीबाड़ी, पशुपालन, मछली पकड़ना, खनन, ये सब। ये दिखाता है कि आज़ादी के इतने दशकों बाद भी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ काफी हद तक कृषि ही है। ये आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला है, खासकर जब हम औद्योगिक विकास की इतनी बातें करते हैं। तो फिर द्वितीय क्षेत्र का क्या हाल है? सेकेंडरी सेक्टर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री, निर्माण कार्य। और यहीं पर सबसे बड़ा अचरज है। 2011 में द्वितीय क्षेत्र में सिर्फ 3.8% श्रमिक लगे थे। सिर्फ 3.8%? हाँ, ये संख्या बहुत ही कम है। आमतौर पर क्या होता है कि विकास के साथ लोग खेती से निकलकर उद्योगों में जाते हैं। हाँ, केवल 3.8%। ये तो विकास के पारंपरिक मॉडल से बिल्कुल अलग तस्वीर है। तो फिर लोग जा कहाँ रहे हैं? कृषि से निकलकर कहाँ? वो जा रहे हैं तृतीय क्षेत्र में, टर्शरी सेक्टर, यानी सेवाओं में। सर्विसेज। हाँ। अच्छा, सर्विस सेक्टर में। हाँ, जैसे व्यापार, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, IT। इस क्षेत्र में जबरदस्त उछाल आया है।
1981 में जहां सिर्फ 17.4% श्रमिक इस क्षेत्र में थे, वहीं 2011 में यह आंकड़ा बढ़कर 41.6% हो गया। तो मतलब कृषि से सीधा सेवाओं में छलांग, मैन्युफैक्चरिंग वाला जो पड़ाव था वो जैसे छूट ही गया। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। इसके क्या मायने हैं? स्रोत इस पर कुछ रोशनी डालते हैं? स्रोत सीधे तौर पर विश्लेषण तो नहीं देते, लेकिन आंकड़े कुछ बातें साफ करते हैं। पहला, ये धीमी आर्थिक वृद्धि का संकेत हो सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अक्सर बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करता है। सही। दूसरा, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता बनी हुई है, जो मॉनसून और बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर रहती है। तीसरा, ये द्वितीय क्षेत्र की कीमत पर तृतीय क्षेत्र का विकास है, जो शायद उतना टिकाऊ ना हो, या इसमें रोजगार की गुणवत्ता शायद उतनी अच्छी ना हो। और हाँ, महिला कार्य भागीदारी की कम दर, कुल कार्यबल का सिर्फ 22.5% के आसपास, और उनमें भी ज्यादातर कृषि में, वो भी असंगठित रूप से। ये इस तस्वीर को और जटिल बनाती है। ये तो अर्थव्यवस्था की संरचना पर बहुत गहरे सवाल खड़े करता है। अच्छा, और ये संरचना तो लोगों के रहने की जगह से भी जुड़ी होगी? हाँ, बिल्कुल। चलिए अब जरा ग्रामीण शहरी संगठन, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन को देखते हैं। हाँ, और यहाँ भी एक विरोधाभास सा दिखता है। GOSG 503.pdf की यूनिट 7 के अनुसार 2011 में भारत की लगभग 68.84% आबादी, 2/3 से भी ज्यादा, हाँ 2/3 से ज्यादा, गांवों में रहती थी। तो भारत आज भी देखा जाए तो मुख्य रूप से एक ग्रामीण देश है। लेकिन दूसरी तरफ हम लगातार सुनते हैं कि शहर बढ़ रहे हैं, शहरीकरण तेजी से हो रहा है। और ये भी सच है। शहरी आबादी का प्रतिशत भले ही 31.16% 2011 में था, लेकिन शहरीकरण की जो रफ्तार है वो बहुत तेज है। अच्छा। हाँ, खासकर विकसित देशों की तुलना में बड़े शहर प्रवासन मतलब माइग्रेशन के कारण और बड़े होते जा रहे हैं, जिससे उन पर दबाव बढ़ रहा है। लोग काम, शिक्षा और बेहतर जीवन की तलाश में गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं। और यहाँ भी राज्यों में फर्क होगा जरूर। बिल्कुल। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्य काफी ज्यादा शहरीकृत हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, ओडिशा जैसे राज्यों में आज भी ज्यादातर आबादी गांवों में ही रहती है। ये शहरीकरण का असमान पैटर्न भी देश के भीतर आर्थिक और सामाजिक विकास के अंतर को दिखाता है। तो हमने उम्र, लिंग, शिक्षा, काम और रहने की जगह के आधार पर आबादी की बनावट देखी, लेकिन भारत की पहचान तो इसकी विविधता से है, खासकर धार्मिक और भाषाई विविधता। इस पर स्रोत क्या कहते हैं? देखिए, दोनों ही स्रोत GE102.pdf और GOG 503.pdf इस बात पर जोर देते हैं कि भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी और बहुधार्मिक राष्ट्र है। हाँ, ये तो है ही। GE102.pdf में जिसे अनेकता में एकता कहा गया है, वो सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि भारतीय समाज की सच्चाई है। और भाषा के आधार पर तो राज्यों का पुनर्गठन भी हुआ है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। सही कहा। भाषा लोगों की पहचान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसने भारत के राजनीतिक भूगोल को आकार दिया है। धार्मिक विविधता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जहां अलग अलग धर्मों के लोग सदियों से साथ रहते आए हैं। हालांकि स्रोत इन पहलुओं पर बहुत विस्तृत आंकड़े या विश्लेषण कम देते हैं, शायद इसलिए कि जनगणना इन पहचानों को दर्ज तो करती है, लेकिन भौगोलिक विश्लेषण अक्सर आर्थिक और जनसांख्यिकी पहलुओं पर ज्यादा केंद्रित रहता है। अच्छा। पर यह विविधता, इसमें कोई शक नहीं, भारत के सामाजिक ताने बाने का अभिन्न अंग है। और इसी ताने बाने का एक और अनूठा रंग है भारत की जनजातीय आबादी, ट्राइबल पॉपुलेशन। हाँ, बिल्कुल। जिन्हें हम अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या ST के रूप में जानते हैं। GOG 503 PDF की यूनिट 8 बताती है कि ये वो समुदाय हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत एक विशेष दर्जा दिया गया है। उनकी विशिष्ट संस्कृति और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए। हाँ, बिल्कुल, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए। इनकी संख्या कितनी है हमारे देश में, और ये कहाँ रहते हैं मुख्य रूप से? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी का लगभग 8.6% हिस्सा अनुसूचित जनजातियों का था। मतलब 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग। 10 करोड़ से ज्यादा? हाँ, और इनका जो भौगोलिक वितरण है वो काफी केंद्रित है। सबसे बड़ी आबादी मिलती है मध्य भारत के राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। अच्छा, ये पूरा सेंट्रल बेल्ट। हाँ, देश की कुल ST आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा इन्हीं राज्यों में है।
इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों और नॉर्थ ईस्ट में भी कई राज्यों में जनजातीय आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है। और क्या ये आबादी ज्यादातर ग्रामीण है? बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि लगभग 93% जनजातीय आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। उनका जीवन, उनकी संस्कृति, उनकी आजीविका काफी हद तक जंगलों, पहाड़ों और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हुई हैं। क्या स्रोत कुछ प्रमुख जनजातियों के नाम भी बताते हैं, उदाहरण के तौर पर? हाँ, कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में अंध, भील, चेंचूस, झारखंड में संथाल, मुंडा, उरांव, मध्य प्रदेश में भील, गोंड, कोल, नागालैंड में विभिन्न नागा समूह जैसे अंगामी, सेमा। ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। भारत में तो सैकड़ों विभिन्न जनजातीय समूह हैं जिनकी अपनी अनूठी भाषाएं हैं, रीति रिवाज हैं, सामाजिक संरचनाएं हैं। ये भारत की विविधता को और गहरा करते हैं। तो ये पूरी चर्चा सुनने के बाद ये तो बिल्कुल साफ है कि भारत की जनसंख्या सिर्फ एक विशाल आंकड़ा भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उम्र के लिहाज से युवा है, लिंगानुपात के मामले में चुनौतियां हैं, साक्षरता बढ़ रही है पर असमानता बाकी है, काम धंधों में कृषि का दबदबा है लेकिन सेवा क्षेत्र तेजी से उभरा है, गांव अब भी बहुसंख्यक हैं पर शहर तेजी से फैल रहे हैं, और धार्मिक, भाषाई व जनजातीय विविधता इसकी पहचान है। बिल्कुल सही सारांश। हमने देखा कि कैसे ये अलग अलग पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और भारत की एक जटिल लेकिन बहुत गतिशील तस्वीर पेश करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता, लिंगानुपात की चुनौतियां, निरक्षरता के बचे हुए हिस्से और शहरीकरण का बढ़ता दबाव, ये सब वो मुद्दे हैं जिनसे देश आज जूझ रहा है। और यहीं से शायद भविष्य की दिशा भी तय होगी। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसे जैसे भारत का जनसंख्या संगठन बदल रहा है, ये युवा आबादी बड़ी हो रही है, लोग गांव से शहरों में आ रहे हैं, काम के तरीके बदल रहे हैं। ये बदलाव भारत के भविष्य के विकास पथ को, उसकी सामाजिक समरसता को और दुनिया में उसकी जगह को किस तरह से आकार देंगे? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। ये बदलता हुआ जनसांख्यिकीय परिदृश्य आने वाले दशकों में भारत की कहानी कैसे लिखेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।